बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, उसको कैसे डिराइव करते हैं, एक्टिव मैथ क्या होता है और उसके यूनिट्स क्या हैं, ये सब कुछ आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन सबसे पहले 1869 में दो साइंटिस्ट सीएम गोल्डबर्ग और पी वर्ग, इन दोनों ने प्रेजेंट किया था। तो उनकी पहली स्टेटमेंट है, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। यानी सब्सटेंस कितनी स्पीड के साथ रिएक्ट करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके एक्टिव मास के। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्टिव मास क्या होता है, तो उसको हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। एक्टिव मास इज कंसिडर्ड एज मोलर कंसंट्रेशन, यानी रिएक्टेंट्स की जो मोलर कंसंट्रेशन होती है उसको हम एक्टिव मास कह देते हैं। अब इसको मजीद बेहतर अंदाज में समझने के लिए एक हम जनरल एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक क्लास है जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 30 स्टूडेंट्स एक कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और 20 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करते। तो वो जो 30 स्टूडेंट्स उस किसी भी कंपटीशन हो सकता है, वो ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो सकता है किसी गेम का कोई कंपटीशन हो, तो वो उसमें पार्टिसिपेट जो करेंगे उनको हम एक्टिव पार्टिसिपेंट कहेंगे। तो इसी तरह उनको हम केमिस्ट्री के सेंस में अगर पढ़ें तो वो एक्टिव मास कहलाएंगे। यानी जितने भी रिएक्टेंट्स हमारे पास गिवन होंगे, हो सकता है उसमें से कुछ रिएक्टेंट ऐसे होंगे जो क्विकली फौरन रिएक्ट करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कुछ लम्हे के बाद यानी मॉडरेटली रिएक्ट करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो उस वक्त की सूटेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करने की सलाहियत नहीं रखते होंगे। तो इन शॉर्ट जितने भी रिएक्टेंट रिएक्ट करने की सलाहियत रखते होंगे, जो फौरन रिएक्ट करेंगे, उनको हम एक्टिव मास कह देते हैं, जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो एक्टिव मास होता बेसिकली क्या है कि मोल पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसका यूनिट हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब ले लेते हैं। चूंकि मोल का यूनिट मोल MOL जिसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वॉल्यूम का जो यूनिट है वो डेसीमीटर क्यूब है, तो ओवरऑल इसका यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब बन जाएगा। एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करते हैं। जो भी रिएक्टेंट हमारा होगा उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की दूसरी स्टेटमेंट है, द रेट ऑफ अ रिएक्शन is directly proportional to the product of active masses of reacting substances। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जितने सब्सटेंसेस टेक पार्ट कर रहे होंगे उन सब के एक्टिव मास के प्रोडक्ट को लेंगे तो वो हमें क्या दे देगा, उस रिएक्शन का रेट दे देगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो अब हम इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। कंसिडर अ जनरल इक्वेशन फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं A एंड B, जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट C प्लस D के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इन सब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिखेंगे। तो इस लॉ के मुताबिक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, यानी A एंड B, जिनको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम सिंप्लीफाई करते हैं कि रेट के लिए हम कैपिटल R लिख लेते हैं और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए स्मॉल f लिखते हैं, और वो हम सबस्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे। इक्वेशन के अंदर जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करेंगे और उसकी जगह हम इक्वालिटी का साइन लगाएंगे,
तो हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट KF इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। इक्वालिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन वो लिख देंगे तो यूं इक्वेशन बन जाएगी RF इज इक्वल टू KF इंटू A एंड B। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। इसी तरह अब हम रेट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन को निकाल लेते हैं। द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ C एंड D। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हमारे पास जो रिएक्टेंट होंगे वो C एंड D होंगे। तो रेट के लिए हम R और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए B को लिख लेते हैं और कोई तब्दीली नहीं करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में हम जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करेंगे तो उसकी जगह पे हम इक्वालिटी लगाएंगे और साथ में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट KB इंट्रोड्यूस करवा देंगे। और KB क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी RF इज इक्वल टू RB। ये बात हम पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इस लेक्चर को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मैं लिंक शेयर कर देता हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो जब RF इज इक्वल टू RB है तो उन दोनों की राइट साइड्स भी क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के इक्वल अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। KF इंटू A एंड B इज इक्वल टू KB इंटू C एंड D। तो सिर्फ रीअरेंज करेंगे हम अपनी इक्वेशन को। KB जो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था राइट साइड पर, उसको लेफ्ट साइड पर जब लाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, और A और B जो लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहे थे, जब वो राइट साइड पर जाएंगे तो वो डिवीजन के अंदर, डिनोमिनेटर के अंदर चले जाएंगे। और KF ओवर KB की रेशियो को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते होते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम K कैपिटल और C स्मॉल इन सबस्क्रिप्ट। तो यूं बन जाएगी हमारे पास फाइनल इक्वेशन KC इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ C एंड D डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर अ जनरल इक्वेशन। लॉ ऑफ मास एक्शन हमें रिलेशनशिप बताता है एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, जिसको हम KC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस लॉ के मुताबिक it is the ratio of product of molar concentration of products to the product of molar concentration of reactants। यानी न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आ जाएगी, डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आ जाएगी। इन दोनों को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन वी राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। As we know that Kc is equal to molar concentration of product to the molar concentration of reactant। तो let us suppose हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। तो इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लेते हैं। जो प्रोडक्ट HI है यानी हाइड्रोजन आयोडाइड, उसको हम न्यूमरेटर के अंदर लिखेंगे, और जो रिएक्टेंट्स हैं हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस, उसको हम डिनोमिनेटर के अंदर लिख देंगे और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरह ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने लिख लिया है। तो अब हम देख लेते हैं कि बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर ये टॉपिक किस तरह पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जनरल इक्वेशन। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है और अक्सर पूछा जाता है, कभी मॉर्निंग ग्रुप के अंदर, कभी इवनिंग ग्रुप के अंदर, कि लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफाइन करें और उसके लिए जो जनरल इक्वेशन है A प्लस B गोज टू C प्लस D, उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को बयान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इसके अंदर जस्ट हमने उसको एक्सप्लेन करना है, उसकी डेफिनेशन यानी स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 लिखनी है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है वो होता है व्हाट इज एक्टिव मास एंड राइट इट्स यूनिट। तो इसमें हमने डिफाइन करना है और उसकी यूनिट लिख देनी है, जो मैंने आपको शुरू में बता दी थी, लेक्चर के स्टार्ट के अंदर हमने इसको डिस्कस कर ली है। आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। मजीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आइंदा आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।